हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके बिहार एस्टेट के एग्जाम, डीएसएसबी के एग्जाम, एलटी ग्रेड और बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है आपका, वर्णकों को डैश भी कहते हैं। तो आपको ये बताना है जो वर्णक होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है रंग बंधक के नाम से जाना जाता है, या रंग के नाम से जाना जाता है, या स्याही के नाम से जाना जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्याही। तो जो वर्णक होते हैं ना, वर्णक को हम स्याही यानी कि इंक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, धूल एवं चिकनाई मिलाकर बन जाती है। तो धूल और चिकनाई जब मिक्स हो जाती है, वो मिक्स होकर क्या बनाती है, आपको ये बताना है। गंदगी बनाती है, मिट्टी बनाती है, मैल बनाती है, या अनावश्यक पदार्थ बनाती है। तो जब आपकी धूल और चिकनाई एक साथ मिल जाती है तो वो मैल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, मैल बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, दाग धब्बे छुड़ाने में सर्वाधिक उपयोगी रासायनिक घोल है। तो दाग धब्बे यानी कि जो आपके स्टेन होते हैं ना, उसको छुड़ाने के लिए कौन से उपयोगी आपके केमिकल घोल होते हैं। ऑप्शन में जावेल वाटर होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, या सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड होगा, या मिथाइल अल्कोहल होगा। तो जो आपके दाग धब्बे छुटाने के लिए जो आपका केमिकल घोल उपयोग में आता है वो होता है आपका जावेल वाटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जावेल वाटर होता है ये एक प्रकार का विरंजक होता है। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, ये कपड़े पर लगे दाग धब्बे को शोधक पदार्थों एवं अपमार्जकों से छुटाने का कार्य किया जाता है। ये क्या है, ये एक तरह का क्या होता है, आपका विरंजक होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और ये जो जावेल वाटर होता है ना, इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। जावेल वाटर को किस नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो आपको ये बताना है जो गरीबी रेखा है इसकी गणना कैसे कर सकते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सेकंड ऑप्शन है कुल पारिवारिक आय, थर्ड ऑप्शन है कुल भूमि, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कुल जायदाद। जो गरीबी रेखा होती है, तो गरीबी रेखा की गणना हम कर सकते हैं प्रति व्यक्ति आय से, यानी कि जो प्रति व्यक्ति इनकम है उसी से हम गरीबी रेखा का पता लगा सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन के अंडर कितने व्यक्ति आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्याज काटते वक्त हमें किस कारण रोना आता है। तो प्याज काटते समय किस कारण हमें रोना आएगा, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है सल्फर यौगिक से, एंजाइम की क्रिया से, थर्ड ऑप्शन है आपका वाष्पशील सल्फ्यूर के उत्पन्न होने से, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी से। तो प्याज काटते समय जो हमारे आंसू निकलते हैं ना आंख से, वो आता है किससे, सल्फर यौगिक से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब एक प्याज को हम काटते हैं ना, तो उसके जो सल्फर ऑक्साइड और प्याज एंजाइम, उसके जब हम प्याज को काटते हैं तो उसके अंदर से सल्फर यौगिक और सल्फर ऑक्साइड निकलते हैं, जो क्या करते हैं, जो एल्फोनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जो एल्फेनिक एसिड का निर्माण करते हैं, एल्फेनिक एसिड का। इस कारण से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बताना है कि आहार नियोजन किस लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, सेकंड ऑप्शन है बजट नियोजन के लिए, थर्ड ऑप्शन है समय के उपयोग के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊर्जा बचाने के लिए। तो जो आपका आहार नियोजन है ना, आहार नियोजन महत्वपूर्ण होता है आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। ये आपका मॉक टेस्ट है और आपको अपना लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्पी कहाँ दिया जाता है। तो आपको ये बताना है जो सिप्पी डाइट दी जाती है वो किस पेशेंट को दी जाएगी। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन है आपका कब्ज के उपचार में, सेकंड ऑप्शन है डायरिया के उपचार में, थर्ड ऑप्शन है आपका पेप्टिक अल्सर के उपचार में, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पीलिया के उपचार में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जो हम कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन में देख क्या देते हैं, कॉन्स्टिपेशन में तो हम रिच फाइबर डाइट देते हैं, और डायरिया के कंडीशन में हम फाइबर को बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, फाइबर डाइट में हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। सिप्पी डाइट हम देते हैं पेप्टिक अल्सर के उपचार में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर में ये होता है कि हमारे पेट में यानी कि आमाशय में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं और घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। इसी को हम इस रोग में हम सिप्पी डाइट देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो आपको ये बताना है जो हमारा क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, इसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। इसको हम FSSAI के नाम से भी जानते हैं। किससे, FSSAI के नाम से जानते हैं। ये किस वर्ष लागू हुआ ये बताना है आपको। ऑप्शन में है 2008 में, 2006 में, 2000 में और 2010 में। तो आपका जो FSSAI है ना, ये आपका 2006 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है। तो टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किए जाने वाला परिरक्षित पदार्थ कौन सा है ये बताना है आपको। एसिटिक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम क्लोराइड है या चीनी है। तो आप लोग देखिए किसके, टमाटर की सॉस की बात हो रही है। तो जो टमाटो सॉस हम बनाते हैं ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें जो हम पदार्थ मिलाते हैं वो होता है हमारा सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, जेली से नमी की यानी कि मॉइस्चर की क्षति होने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपके डेक्सट्रिनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है आपका रिट्रोग्रेडेशन, थर्ड ऑप्शन है मार्बलिंग एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सिनेरेसिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ये बताइए। जो जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया होती है ना, उसको सिनेरेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो सिनेरेसिस होता है ना, ये बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थ जैसे आपका जैम हो गया, जेली हो गया, सॉस हो गया आपका, अभी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको क्या करने का काम करता है ये, उनको नमी की क्षति को रोकने की प्रक्रिया में ये काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सिनेरेसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, HACCP, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ये बताना है HACCP यानी कि इसको हम हैसप के नाम से भी जानते हैं। तो HACCP एक क्या है, एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, या आपका कृषि विपणन है, या उपभोक्ता कानून है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो HACCP है वो एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है। क्या है, एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है जिसको हम फूड सेफ्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। HACCP खाद्य सुरक्षा तंत्र है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। H से हो जाएगा हमारा हजार्ड, ठीक है, H से हो जाएगा हमारा हजार्ड, फिर A से आ जाएगा हमारा एनालिसिस, इधर लिख देती हूँ मैं। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारा इसमें ऑप्शन है, और जो आपका क्या है HACCP, इसकी फुल फॉर्म जो है, तो इसकी फुल फॉर्म है हमारी हजार्ड। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एनालिसिस, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, क्या है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ऐसे लिख देती हूँ मैं इधर, कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट।
तो क्या हो जाएगा, इसकी ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, फुल फॉर्म इसकी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हजार्ड, HACCP की फुल फॉर्म हो जाएगी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। तो पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाएगा, ये बताइए आप लोग। ऑप्शन में है मूल्य बढ़ाना यानी कि मार्कअप करना, सेकंड ऑप्शन है प्रतिशत, थर्ड ऑप्शन है प्राइम, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका BARS। क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, BARS। तो ये बताइए आप लोग, पाक विधि समायोजन में कौन सा ऐसा तरीका है जो प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रतिशत। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित एक इमल्सीफायर की तरह उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो फ्लो में आप क्वेश्चन पढ़ लो और नहीं पढ़ना भूल जाओ। तो कौन सा एक इमल्सीफायर की तरह उपयोग में नहीं आता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपका मिथाइल सेलुलोज, सेकेंड ऑप्शन है आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, थर्ड ऑप्शन है आपका कैल्शियम स्ट्रोलॉयल लैक्टेट, फोर्थ ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्सी प्रोपिली सेलुलोज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कैल्शियम स्ट्रोल जो लैक्टेट होता है ना, ये एक इमल्सीफायर की तरह इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी के ऑप्शन हो गए, जैसे मिथाइल हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन हो गया, और ये आपका हाइड्रोक्सी प्रोपिली सेलुलोज हो गया। तो इन सब का यूज हम इमल्सीफायर की तरह करते हैं, किसका नहीं करते हैं, तो वह आपका कैल्शियम स्ट्रोल लैक्टेट का नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़िए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। ऑप्शन में है ग्राहक अपेक्षित उत्पादन प्रणाली, सेकंड ऑप्शन है प्रमापीय उत्पादन प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है प्रगतिशील पॉटलिका प्रणाली, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इकाई उत्पादन प्रणाली। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रमापीय उत्पादन प्रणाली। प्रमापीय उत्पादन प्रणाली में चार से लगभग 17 लोगों का एक क्या होता है, एक ग्रुप शामिल होता है। ये अपने खुद के कुछ मानक यानी कि स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं और एक रेडी परिधान यानी कि एक तैयार परिधान का उत्पादन करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, एक टीम वर्क में कार्य करते हैं, और वो टीम के रूप में काम करेंगे। और अपने जो भी टीम का प्रत्येक सदस्य होता है ना, वो एक से अधिक ऑपरेशन का काम करता है, ठीक है, कि कितनी अच्छी हम गुणवत्ता, कितनी अच्छी क्वालिटी को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है। तो ऐसी कौन सी परिसज्जा है जिसमें क्या किया जाता है, कपड़ों में चमक प्रदान की जाती है। ऑप्शन में स्वेडिंग है, गेनिंग है, सिरे है, एंड फ्लैकिंग है। तो जो कपड़ों पर चमक प्रदान की जाती है वो परिसज्जा होती है जिसको हम सिरे के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक खुरदुरे मोटे धागे में धागे की संख्या होगी। तो एक जो खुरदुरा यानी कि मोटा धागे में धागे की संख्या कितनी होगी, 10 से 12 होगी, 10 से 20 है, 15 से 22 है, और 20 से 30 है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि एक खुरदुरे धागे में धागे की संख्या 10 से 20 होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ये आपका याद करने वाला क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नोवेल्टी यान नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें नोवेल्टी यान नहीं है। लूप नहीं है, मेंडल नहीं है, नॉट नहीं है, या मल्टीपल प्लाई यान नहीं है। तो देखिए आप लोग, जो लूप होता है, मेंडल होता है, नॉट होता है, ये तो आपके नोवेल्टी यान में आता है। क्या नहीं आता है, तो आपको मल्टीपल प्लाई होता है जो आपका किस में नहीं आता है, जो कि आपके नोवेल्टी यान में नहीं आता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये तो आपका एक इजी क्वेश्चन है,
स्टेपल फाइबर कहेंगे, फ्लैक्स कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे या हेम कहेंगे। तो जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उनको स्टेपल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रेशम को छोड़ के सारे कौन से होते हैं, सारे नेचुरल फाइबर होते हैं, केवल रेशम को छोड़ के। और जो आपके बड़े तंतु होते हैं जिनकी लंबाई अधिक होती है वो कहलाते हैं आपके कौन से, वो आपके फिलामेंट फाइबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये आपके मैनमेड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएगी। तो मलमल के कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि कितनी है, 64 × 60 है तो क्या कहलाएगा, खराब संतुलन कहलाएगा, अच्छा संतुलन कहलाएगा, कमजोर संतुलन कहलाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि ये जो संतुलन बताया गया है ना 64 × 60, यह एक अच्छा संतुलन कहलाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया। तो क्या जल अधिनियम कब प्रभावी हुआ ये बताना है आपको। ऑप्शन में 1964 में, 1974 में, 1984 में या 1994 में। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल यानी कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए अधिनियम प्रभावी किया। ये किस सन में प्रभावी किया, तो ये इन्होंने कब प्रभावी किया था ये आपको आंसर में बताना है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा इसमें क्या, 1974। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सितंबर महीने में किया गया था। कौन सी मंथ आपका सितंबर है, ईयर आपका 1974 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है ये बताना है आपको। क्लॉर्क विधि है, उबाल कर है, छान कर है या इनमें से सभी है। तो हम क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्लॉर्क विधि भी आ जाएगा, उबाल कर भी आ जाएगा और छान कर भी आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन में है क्लोरोमाइन, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरीन गैस, थर्ड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक पदार्थ क्लोरीन के रूप में ब्लीचिंग पाउडर को क्या माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर पानी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। तो आपको ये बताना है होम साइंस में कौन सा विषय आपका आ जाता है कोर सब्जेक्ट के रूप में। ऑप्शन में आपके आहार एवं पोषण, सेकेंड ऑप्शन है सैन्य विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है भूगोल एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इतिहास। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आपका आहार और पोषण आ जाता है, तो यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन आ जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। तो राइट आंसर बताना है इसमें आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ, यानी कि जो कि कहाँ है, बिहार में आपके। सेकेंड ऑप्शन है आपका महारानी बालिका उच्च विद्यालय जो आपका बड़ौदा में है। थर्ड ऑप्शन है आपका राजकीय कन्या विद्यालय जो आपकी राजेंद्र नगर पटना में है। लास्ट ऑप्शन है आपका राजकीय दुर्गावती विद्यालय आगरा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महारानी बालिका उच्च विद्यालय जो कि कहाँ स्थित है, बड़ौदा यानी कि गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कहाँ उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में कहाँ सम्मिलित किया गया था, महारानी बालिका उच्च विद्यालय में, यानी कि बड़ौदा गुजरात में स्थित है। और ये किया गया था सन 1936 में, यानी कि 1936 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, क्षेत्र दिवस आयोजित करना है। तो क्षेत्र दिवस क्या आयोजित करना है ये बताना है आपको।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत एवं जनसंपर्क विधियों का सम्मिश्रण। सेकंड ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत संपर्क विधि। थर्ड ऑप्शन है जनसंपर्क विधि एंड लास्ट ऑप्शन है आपका समूह संपर्क विधि। तो बात किसकी की जा रही है? बात हो रही है जन दिवस आयोजित करने की। तो इसमें जो होगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि समूह संपर्क विधि होती है क्षेत्र दिवस का दौरा करना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है? तो स्क्रीन पर आपको अपारदर्शी वस्तु को दिखाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, ये बताना है आपको। मूवी प्रोजेक्टर का, ओवरहेड प्रोजेक्टर का, एब्डियोस्कोप का या स्लाइड प्रोजेक्टर का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्लाइड प्रोजेक्टर का हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? तो कौन सा नॉन प्रोजेक्टिव वीडियो साधन है आपका? ऑप्शन में वीडियो है, ओपेक प्रेक्षण है, चलचित्र है या चौक और बोर्ड है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से पता कर सकते हो दिए हुए ऑप्शन में। तो कौन सा आपका नॉन प्रोजेक्टिव आपका ऐड है? तो ये हो जाएगा आपका चौक और बोर्ड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरियोनेट्टम को और क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है, जो आपका मोरियोनेट्टस दिया हुआ है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये स्ट्रिंग कठपुतली होती है, रॉड या छड़ी कठपुतली होती है, छाया कठपुतली होती है या अंगुली कठपुतली होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि स्ट्रिंग कठपुतली। तो जो मोरियोनेट्टस होती है ना, इसको हम स्ट्रिंग कठपुतली के नाम से जानते हैं। और जो आपकी कठपुतली यानी कि पपेट होता है ना, ये एक पारंपरिक प्रसार का साधन है, जो कि ग्रामीण जनता यानी कि गांव की जनता को समझाने के लिए एक अच्छा साधन माना जाता है, ठीक है। और जो ओरिएटस कठपुतली को स्ट्रिंग कठपुतली या धागे से चलाने वाली कठपुतली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखा होगा आपने, ये कठपुतली होती है, अच्छे से बना देती हूँ मैं इधर। जैसे ये क्या है, ये हमारी कठपुतली है, तो इसमें धागे होते हैं इनके हाथ पैरों को चलाने के लिए। इसको ऊपर से पकड़े रहते हैं, फिर इन धागों को चलाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाती है? ये आपकी मोरियोनेट्टस होती है, और इसको हम स्ट्रिंग कठपुतली के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस उपकरण का प्रयोग शोरगुल मापन के लिए करते हैं? ऑप्शन में है गैस फ्लोमीटर का, डगलस बैग का, कैलोरीमीटर का एंड डेसिबल का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर बताना है आपको कि क्या हो जाएगा। तो किस उपकरण का प्रयोग शोरगुल मापन के लिए करते हैं? तो शोरगुल मापन के लिए हम करते हैं डेसिबल का उपयोग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी किशोर सेवा योजना नहीं कहते? तो कौन सी ऐसी योजना है जिसको किशोर सेवा योजना नहीं कहेंगे? राष्ट्रीय सेवा योजना को, नेहरू युवक केंद्र को, ट्राइसैम को या आईसीडीएस को? तो देखिए, जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आईसीडीएस। आईसीडीएस हमारा आया था, कब आया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या आप ही लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवक केंद्र और ट्राइसैम, ये आपके किशोर सेवा योजना के अंतर्गत आते हैं। आईसीडीएस नहीं आता। आईसीडीएस आपके बच्चों के लिए यूज होता है, ठीक है, बच्चों के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ ये बताना है आपको। 1976 में, 1982 में या 1962 में या 2010 में? तो जो आपका राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम आया, ये आपका 1962 में आया। कब आया? 1962 में आया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक क्या करता है? धनराशि खर्च करता है। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या केरल है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि केरल। तो भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर भी पाई जाती है, ठीक है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पे
प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक धनराशि खर्च की जाती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कृषि विकास केंद्र किस लिए शुरू किए गए थे? तो जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र को हम KVK के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस लिए शुरू किए गए हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन में है कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड ऑप्शन है कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका महाविद्यालय छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। तो जो आपको कृषि विज्ञान केंद्र है ये शुरू किए गए थे कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, बालक के मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया आपको ये बताना है। स्टेटमेंट है आपका, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये रॉस ने कहा, रूसो ने कहा, फ्रॉइड ने कहा या मन ने कहा? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रूसो। तो बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये कहा है रूसो ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो रूसो थे ये एक प्रकृतिवादी थे। कैसे थे? प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु की हृदय गति होती है। तो आपको ये बताना है जो नवजात शिशु होती है ना उसके हृदय की गति यानी कि हार्ट बीट कितनी होती है। ऑप्शन में है 70 to 90 प्रति मिनट। सेकंड ऑप्शन है 80 to 100 प्रति मिनट। थर्ड ऑप्शन है 90 to 110 प्रति मिनट। एंड लास्ट ऑप्शन है 120 to 140 प्रति मिनट। तो जो नवजात शिशु है ना, नवजात शिशु की हृदय गति है वो हो जाएगी आपकी कितनी? 120 से 140 प्रति मिनट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एक एडल्ट पर्सन होते हैं, एडल्ट पर्सन की अपेक्षा जो नवजात शिशु होती है उसकी हृदय की धड़कनें बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि हृदय जो नवजात शिशु होता है उसका हृदय जो होता है ना उसका आकार यानी कि शेप छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए ये बताना है आपको। 2 घंटे बाद, तत्काल, जब स्पंदन रुक जाए या जब चाहे। तो प्रसव के बाद शिशु को नाल को हम काटेंगे कब? जब उसमें स्पंदन रुक जाए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तो इसे नाभि से थोड़ा ऊपर काट दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में ये सूखकर 8 से 10 दिन में अपने आप ही अलग हो जाती है। ठीक है, और ये जो आपका होता है क्या नाल होती है ना, ये गर्भकाल में ये गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ मिलता है? तो गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है ये बताना है आपको। पतला चिकना होता है, मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है, या पानी जैसा ठंडा पतला होता है, या कोई भी नहीं। तो गर्भ में शिशु के शरीर पर मोम सदस्य चिकना पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखा होगा जब शिशु होता है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है। उस लेयर को कभी भी हटाना नहीं चाहिए। जब वो खुद से हटे तभी उसे हटने देना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको रगड़ रगड़ के खुद ही हटा दो, वो हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, वो क्या करता है? वो बच्चे की सेफ्टी करता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है। तो दूसरों के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के अनुसार खुद के व्यवहार को चेंज कर रहे हैं। तो ये क्षमता क्या कहलाती है ये बताना है आपको। सामाजिक विकास से, गत्यात्मक विकास से, भावनात्मक विकास से, या बौद्धिक विकास से? तो ये हो जाएगा हमारा सामाजिक विकास से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? तो जो 2 वर्ष का बच्चा है उसकी डिक्शनरी में कितने वर्ड हो सकते हैं ये बताना है आपको। 250 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, या 2000 हो सकते हैं। तो 2 वर्ष के बालक के अंदर 2 वर्ष के बालक में कितने शब्द हो सकते हैं? 250 शब्द वो जानता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा।
तो बालक के संवेग की कौन कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन में है ऑप्शन में संवेगों में उग्रता, सेकंड ऑप्शन है संवेगों में शीघ्रता, थर्ड ऑप्शन है संवेगों का बार बार प्रकटीकरण एंड लास्ट ऑप्शन है संवेगों की स्थायी प्रकृति। तो देखिए, बालक संवेगों में उग्रता भी होती है, संवेगों में शीघ्रता भी होती है, संवेगों का बार बार प्रकटीकरण भी होता है। क्या नहीं होता है? तो संवेगों की क्या नहीं होती है? स्थायी प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कभी तो बालक कैसे होते हैं? बहुत गुस्सा होंगे। कभी तुरंत कैसे हो जाते हैं? तुरंत ही खुश हो जाते हैं अगर उन्हें उनका मनपसंद सामान मिल गया तो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनके जो संवेग होते हैं वो स्थायी प्रकृति के नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, उनके संवेग अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कल्पना में क्या होता है? तो आपको ये बताना है कल्पना में क्या होता है। ऑप्शन में है स्वयं रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, या पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए, कल्पना। कल्पना में स्वयं रचनात्मकता भी होती है, सृजनात्मकता भी होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन भी होता है। ये तीनों जब होता है तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई? तो आपको ये बताना है जो व्यक्तित्व मापनी है वो किसने विकसित की है। ऑप्शन में है फ्रॉइड ने की है, आइजैक ने की है, कैटल ने की है, या किनले ने की है। तो व्यक्तित्व मापनी जो विकसित की है वो कैटल ने विकसित की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, विशेष शिक्षा का अर्थ है। तो आपको ये बताना है जो विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन होती है उसका अर्थ क्या है। ग्रामीण परिवेश में शिक्षा प्रदान करना, पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, वृद्धों को घर पर शिक्षा प्रदान करना, या विशिष्ट बालकों पर शिक्षा प्रदान करना। तो बात किसकी की जा रही है? विशेष शिक्षा की। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी स्पेशल एजुकेशन है ना, इसमें कौन से बच्चे आते हैं? इसमें आपके ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, यानी कि कुछ शारीरिक रूप से अलग होंगे, मानसिक रूप से अलग होंगे, सामाजिक रूप से अलग होंगे। तो ये इसमें ऐसे स्पेशल चाइल्ड इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों की जीवन वायु धारता को किससे नापा जाता है? तो फेफड़े यानी कि लंग्स की जीवन वायु धारता को किससे नापा जाता है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें स्फेग्नोमैनोमीटर, सेकंड ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्ड ऑप्शन है थर्मोमीटर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका स्पाइरोमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्पाइरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सामान्य वयस्क मानव का रक्तचाप mmHg दर्शाता है? तो आपको ये बताना है कि सामान्य वयस्क यानी कि एडल्ट पर्सन का ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 120/80, सेकंड ऑप्शन है 120/60, थर्ड ऑप्शन है 120/100, एंड लास्ट ऑप्शन है 220/80। तो जो मनुष्य का क्या होता है ब्लड प्रेशर होता है वो होना चाहिए 120/80। इसमें ऐसे लिखते हैं 120/80। तो जो आपका 120 होता है ये होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो 80 होता है ये होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो आपको ये बताना है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन में अस्थि मज्जा में, यकृत में, गुर्दे में, या गुर्दे व अस्थि मज्जा दोनों में। तो जो आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो आपका अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है। तो वो कौन सा वाहक है जो मानव शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, हीमोग्लोबिन है और ग्लोबिन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हीमोग्लोबिन। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। जो हीमोग्लोबिन है ये दो तरह से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम आपका एक आयरन होता है और ग्लोबिन तो होता ही है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का ये एक प्रोटीन होता है
जिसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन यानी कि लौह तत्व पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? शरीर में ऑक्सीजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है और शरीर की प्रत्येक यानी कि हर एक हिस्से से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय तक लाने का कार्य करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को हर एक अंग तक पहुंचाएगा और पूरी बॉडी से वो क्या कार्य करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक लेकर आएगा। यही कार्य होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फैगोसाइट्स एक प्रकार का है। तो फैगोसाइट्स एक प्रकार का क्या है? आरबीसी है, डिम्बाणु है, डब्ल्यूबीसी है या लसिका है? तो जो आपका फैगोसाइट्स है ना, फैगोसाइट्स एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, त्वचा का रंग और म्यूकस परत डैश के कारण पीले हो जाते हैं। तो हमारा त्वचा का रंग और म्यूकस जो लेयर होती है वो किसके कारण पीले हो जाते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन में हेपेटोसेलुलर, सेकंड ऑप्शन है हिमोलाइटिक, थर्ड ऑप्शन है अवरोधक एंड लास्ट ऑप्शन है सभी। तो त्वचा का रंग और म्यूकस लेयर किसके कारण पीले हो जाते हैं? ये हेपेटोसेलुलर के कारण भी होते हैं, हिमोलाइटिक के द्वारा भी होते हैं, अवरोधक के कारण भी होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कुष्ठ रोग के लक्षण है। तो कुष्ठ रोग के क्या लक्षण है आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदन की अनुभूति को समाप्त हो जाना, सेकंड ऑप्शन है नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, थर्ड ऑप्शन है त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो जब कुष्ठ रोग हो जाता है ना, तो कुष्ठ रोग में संवेदन की अनुभूति समाप्त हो जाती है, नाड़ियां बढ़ जाती है, त्वचा यानी कि स्क्रीन कहाँ पे? स्किन पर, आपकी स्किन पर और बड़ी ग्रंथियों पर क्या हो जाते हैं? फोड़े हो जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ये आपका स्किन का रोग होता है, त्वचा का रोग होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी है, और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये टाइम आपका प्रैक्टिस का टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।